जी स्टूडेंट, आप अस्सलाम वालेकुम। आपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर लेक्सिकल एनालाइजर के को डिटेल में देखा था कि लेक्सिकल एनालाइजर है क्या, वो किस तरह से टोकन्स जो है जनरेट होते हैं, लेक्साइम क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, ठीक है, और टोकन्स जो जनरेट होते हैं उनका सिंटैक्स क्या होता है, और सिंबल टेबल में उनको एंट्रीज में हम किस तरह से सेव कर रहे होते हैं। तो जो आज का लेक्चर है ये उन टोकन्स जो आपके जनरेट किए हैं उनको रिकॉग्नाइज करने का से रिलेटेड है कि हमने लेक्सिकल एनालाइजर किस तरह से रिकॉग्नाइज करता है कि ये जो टोकन है ये बेसिकली एक कीवर्ड है उस लैंग्वेज का, या फिर कोई वेरिएबल का नेम या फंक्शंस का नेम एज ए आइडेंटिफायर जो है वो लिया गया है, या फिर कोई ये जो ऑपरेटर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं या करली ब्रैकेट में कोई स्पेशल सिंबल्स जो है वो यूज हो रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। तो उन टोकन्स को किस तरह से रिकॉग्नाइज किया जाता है, आज का टॉपिक बेसिकली उसी चीज को अंडरस्टैंड करने से है। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टोकन। तो हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है, कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप सब जानते हैं इफ एल्स का जो एक्सप्रेशन लिखा जाता है, इफ एल्स की जो कंडीशन लिखी जाती है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, वो किस तरह से लिखी जाती है, उसकी हम एक ग्रामर बना रहे हैं, ब्रांचेस ग्रामर है। तो उस ग्रामर को हम देख लेते हैं कि वो किस तरह से, अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज का कोई भी जो इफ एल्स की कंडीशन लिखते हैं वो किस तरह से होती है। आप इफ लिखते हैं, इफ के बाद कोई एक्सप्रेशन लिख रहे होते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन के बाद जो है अगर वो एक्सप्रेशन ट्रू है तो इट्स ओके, देन फिर आपको एक अदर स्टेटमेंट लिखते हैं कि अगर इफ कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर वो जो एक्सप्रेशन अगर ट्रू नहीं होता तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, ठीक है। ये एक सिंपल इफ देन की कंडीशन है। फिर सेकंड जो इफ की कंडीशन हो सकती है वो इस तरह से थी कि इफ एक्सप्रेशन देन कोई स्टेटमेंट है, एल्स कोई स्टेटमेंट है। मीन के आपके पास इफ का जो स्ट्रक्चर है ना वो ब्रांची स्ट्रक्चर हो सकता है कि पहली स्टेटमेंट पहली अगर कंडीशन एग्जीक्यूट होती है तो फिर जो है वो कंट्रोल जो है वो एग्जिट कर जाए, अगर वो नहीं है तो एल्स सेकंड कंडीशन, फिर एल्स और जो है वो कंडीशन जो है। तो इस तरह का आपका जो एक इफ का स्ट्रक्चर है उसकी अगर आप ग्रामर देखें तो वो सिंपल इस तरह से है कि स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट। ये इफ एल्स का जो है वो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया गया। यहाँ इसमें कोई एम्प्टी स्ट्रिंग हो सकती है स्टेटमेंट के। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स, हम इफ एल्स कंडीशन का जो एक स्ट्रक्चर है उसको पहले अंडरस्टैंड करेंगे, फिर यहाँ से हम टोकन जनरेट करेंगे और टोकन्स को किस तरह से रिकॉग्नाइज किया जाता है वो हम देखेंगे। हाई लेवल लैंग्वेज की हमने ये यहाँ पर एक कोड लिखा है, ठीक है। ये जो कोड है ये बेसिकली ग्रामर गिवन है इफ एल्स कंडीशन की। आपको पता है कि इफ एल्स कंडीशन में क्या हो सकता है, स्टेटमेंट हो सकती है, एक्सप्रेशन हो सकता है, या कोई टर्म हो सकती है। स्टेटमेंट जो हम लिखते हैं वो किस तरह से लिखते हैं कि इफ उसके सामने कोई एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट आ रही होती है, या फिर सेकंड आपके पास इस तरह से स्टेटमेंट लिख सकते हैं इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट, यानी नेस्टेड जो एल्स है वो हम यूज कर सकते हैं। यहाँ स्टेटमेंट कोई भी नहीं है, यानी एम्प्टी जो है वो हो सकती है।
फिर एक्सप्रेशन जो है, यहाँ पर जो हम बात करें कि इफ के बाद हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो वो कोई टर्म हो, उसका उसका फॉर्मेट क्या है? टर्म, रिलेशनल ऑपरेटर और टर्म, या जस्ट वो एक्सप्रेशन कोई टर्म भी हो सकती है, ठीक है? और फिर अगर आप बात करें कि जो यहाँ पर टर्म्स हैं, उनको अगर हम उसका ग्रामेटिकल देखें, तो टर्म्स में क्या-क्या आ सकता है? वो कोई आइडेंटिफायर मीन के कोई वेरिएबल का नेम, या फिर जस्ट नंबर्स हो सकते हैं। यानी कि अगर आप लिखते हैं कि इफ 2 इज़ ग्रेटर देन 3, ठीक है? तो वो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों टर्म्स जो हैं वो नंबर होंगे। अगर आप लिखते हैं एक्सप्रेशन में कि इफ x ग्रेटर देन y, तो यानी कि या फिर वेरिएबल 1 ग्रेटर देन वेरिएबल 2, या वेरिएबल 1 इज इक्वल टू वेरिएबल 2, तो उसमें आप देख रहे हैं कि दोनों जो हैं वो कोई वेरिएबल्स नेम है या आइडेंटिफायर्स हैं। तो आइडेंटिफायर्स को हम कहते हैं जो वेरिएबल्स नेम हम या फंक्शंस नेम हम खुद से जो लिखते हैं ना, यूजर डिफाइन, वो आपके आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। ये अब ये एक स्ट्रक्चर सिंपल दिखाया गया है ग्रामर का, जो कि आपका इफ एल्स का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ से हम बेसिकली टोकन जनरेट करेंगे, और उन टोकन्स को फिर उन टोकन से जो है वो फिर हम देखेंगे उन टोकन्स को रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है। तो द टर्मिनल ऑफ द ग्रामर विच इज इफ, देन, एल्स, रीलो, आइडेंटिफायर्स एंड नंबर्स, ये आपके टोकन्स हैं। आपने देखा ना यहाँ पर आपको जो यहाँ पर नजर आ रहा है ग्रामर के अंदर, यहाँ पर ये इफ है, देन है, ठीक है, रीलूप है, और ये एल्स है, आइडेंटिफायर्स है, नंबर्स हैं, ये आपकी ग्रामर के टोकन्स हैं, ये आपकी स्टेटमेंट के टोकन्स होंगे। और इसमें ये जो रील लूप है, ये बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है, उसमें आपका रिलेशनल ऑपरेटर कौन से हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर हो सकता है, जो आपका इक्वल का ऑपरेटर है, ठीक है, नॉट इक्वल का ऑपरेटर है। तो रिलेशन ऑपरेटर ही हम इफ एल्स के अंदर यूज कर रहे होते हैं ना, कि ये अगर ये इसके इक्वल ग्रेटर, इफ आगे कंडीशन जो में लिखते हैं कि ये एक फर्स्ट वैल्यू जो सेकंड वैल्यू से ग्रेटर है, लेस है, इक्वल है, तो रिलेशनल ऑपरेटर है। तो रिलेशनल ऑपरेटर इक्वल और नॉट इक्वल के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स, जब आपने कोई भी जो हाई लेवल लैंग्वेज की स्टेटमेंट होती है, उसके लिए जो टोकन जनरेट होते हैं, उन टोकन्स के लिए हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं। उन टोकन्स को उन रेगुलर एक्सप्रेशन की बेस पे हम कोई ट्रांजिशन डायग्राम, या फिर आपने थ्री ऑफ ऑटोमेटा के अंदर पढ़ा होगा डीएफए, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के थ्रू ही बेसिकली किसी टोकन्स के जो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ये जो कोई जितने भी जो टोकन्स हम बनाते हैं, ठीक है, उनका फॉर्मेट क्या होता है। क्योंकि अब देखिए, जब आप कोई भी जो टोकन लिखते हैं, अगर आपके पास कोई डिजिट होगा तो उसमें जस्ट नंबर्स इंक्लूड हो सकते हैं 0 से 9 तक। तो अगर इसकी रेगुलर डेफिनेशन जो है वो टोकन्स की हम देख रहे हैं कि जो डिजिट का टोकन होगा उसमें जस्ट नंबर्स इंक्लूड होंगे, ठीक है। और डिजिट्स जो हैं वो डिजिट्स प्लस इसलिए है कि डिजिट प्लस मीन के, अगर यहाँ पर आपने देखा होगा कि थ्री ऑफ ऑटोमेटा के अंदर कि एक प्लस का साइन हम यहाँ यूज करते हैं और यहाँ पर एक स्टैरिक का साइन यूज करते हैं। तो प्लस जिसमें आपके पास जीरो इंक्लूड नहीं होता, ठीक है, अगर जिसमें एम्प्टी स्ट्रिंग या जीरो स्ट्रिंग इंक्लूड नहीं होती, वो आपका प्लस होता है। कि लाजमी तौर पर डिजिट्स में कोई ना कोई डिजिट लाजमी ही इंक्लूड होता है। और जो अगर स्टैरिक हम यूज कर रहे हैं, इट्स मीन के वो जो गिवन एक्सप्रेशन जिसके ऊपर आपने स्टैरिक लिखा है वो एम्प्टी भी हो सकता है और डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल वैल्यूज भी हो सकती हैं। तो डिजिट में आपने देखा कि डिजिट का जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन है उसमें जस्ट 0 to 9 तक वैल्यूज होती हैं। नंबर्स जो हैं, अब नंबर्स जो हैं वो किस तरह से आ सकते हैं? नंबर्स की आपके पास क्या क्या फॉर्मेट है कि नंबर सिंपल डिजिट्स भी हो सकते हैं, यानी कि जस्ट आप लिखते हैं 2 लिख दें, 3 लिख दें, 4 लिख दें, या फिर इस तरह भी हो सकता है कि डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आए और डिजिट आए। डिजिट के बाद आपको डेसिमल पॉइंट और डिजिट लिखें, जैसे 2.3 लिख दें या 2.5 लिख दिया आपने, ये भी पॉसिबिलिटी है। फिर इस तरह से भी एक नंबर का एक्सप्रेशन इस तरह से भी है कि डिजिट के बाद आप जो है वो कोई एक्सपोनेंट लिखें। एक्सपोनेंट जो है वो आपके पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एक्सपोनेंट मीन के 10 की पावर जो आप लिख रहे हैं, 10 की पावर आप कोई डिजिट लिख रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये शो कर रहा है कि ये चीज़ ऑप्शनल है, यानी कि डिजिट्स के बाद हमारे पास ये चीज़ पॉसिबल आ सकती है, या फिर कोई एक्सपोनेंट के ऊपर पावर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। डिजिट्स जो हैं, पावर में जो डिजिट है वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी हो सकता है। तो नंबर्स जो हैं उनका फॉर्मेट आपको स्टूडेंट्स रियल नंबर्स कैसे लिख सकते हैं आप? सिंपल डिजिट्स, या फिर डिजिट्स डेसिमल पॉइंट वाले डिजिट्स, यानी कि 2.3, 2.4, या फिर आप डिजिट लिखते हैं जिनमें पावर 10 किसी एक्सपोनेंट में लिखते हैं, जैसे कि 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर जो है वो 3 है, 10 की पावर 8 है, या 10 की पावर माइनस में भी हो सकती है, ठीक है, या 2 की पावर माइनस में भी हो सकती है। तो ये नंबर्स का उसने फॉर्मेट का जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो लिखा।
अब लेटर्स का जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो क्या है कि लेटर्स में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, वो कैपिटल अल्फाबेट्स इंक्लूड हो सकते हैं या फिर स्मॉल अल्फाबेट्स हैं, ये उनका रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो हम ऑल पॉसिबल जो हमारे पास पॉसिबल जो वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है, अपनी आपने कोई भी जो हाई लेवल लैंग्वेज का कोड लिखते हैं उसके अंदर या तो डिजिट्स यूज हो रहे होते हैं, नंबर्स यूज हो रहे होते हैं, लेटर्स यूज हो रहे होते हैं, उनके हम रेगुलर एक्सप्रेशंस देख लें कि वो किस किस फॉर्मेट में हो सकते हैं। जो आइडेंटिफायर होता है, आइडेंटिफायर मीन कि जब आप वेरिएबल नेम खुद से डिफाइन कर रहे होते हैं, वो क्या हो सकता है, लेटर्स हो सकता है, ठीक है। लेटर के बाद या तो लेटर आ सकता है या फिर लेटर के बाद कोई डिजिट भी आ सकता है। वेरिएबल नेम आप किस तरह से डिफाइन कर रहे होते हैं, जैसे कि आप लिखते हैं वॉल, ठीक है, VAL वैल लिखा है, या फिर आप लिखते हैं वैल 2 या वैल 1, ठीक है। तो वेरिएबल 1 जो है या वेरिएबल 2, आप देख रहे हैं कि वेरिएबल का जो नेम है उसके साथ आप डिजिट भी लिख रहे होते हैं। तो आइडेंटिफायर जो है उनका फॉर्मेट क्या होगा, उसके रेगुलर एक्सप्रेशन का फॉर्मेट क्या होगा कि लेटर या सिंपल लेटर्स होंगे या लेटर्स के बाद कोई डिजिट्स भी इंक्लूड हो सकता है। तो यहाँ स्टैटिक का मतलब ये है कि ये एम्प्टी भी हो सकता है, जस्ट लेटर्स भी हो सकते हैं। इफ जो होती है आपका रिजर्व वर्ड है, जैसा कि इफ है, देन है, एल्स है, इसके लिए जो रेगुलर डेफिनेशंस है वो क्या है कि इफ के लिए रेगुलर डेफिनेशन जस्ट इफ है, देन के लिए देन है, एल्स के लिए एल्स है। जब जितने भी रिजर्व वर्ड इस तरह के होते हैं उनकी रेगुलर डेफिनेशंस भी उसी टाइप की होती हैं, वही नंबर्स होते हैं, वही वैल्यूज होती हैं। रिलेशनल ऑपरेटर की रेगुलर डेफिनेशन क्या है, रिलेशन ऑपरेटर क्या क्या हो सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ठीक है, ये सिंटैक्स है नॉट इक्वल टू के लिए। ओके, ये स्टूडेंट आपने कुछ रेगुलर डेफिनेशंस देख ली। अब आपको आइडिया होगा कि जो हमारे पास टोकन्स होंगे वो इसी फॉर्मेट में हो सकते हैं, ठीक है। उनके रेगुलर डेफिनेशंस हमने डिफाइन कर दी कि टोकन्स के रेगुलर डेफिनेशंस ये हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास इस तरह से भी है कि जो वाइट स्पेसेस होते हैं, मीन के जो ब्लैंक स्पेसेस होते हैं, ये टैब्स होती हैं, न्यू लाइंस होती हैं, आपका जो कंपाइलर है उनको स्किप आउट कर रहा होता है जब वो टोकन्स हैं वो जनरेट कर रहा होता है। तो उसके लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो क्या है, उसको हम WS से नोट करते हैं वाइट स्पेसेस, और उसमें क्या क्या चीज़ें पॉसिबल आ सकती हैं, आपके ब्लैंक स्पेसेस आ सकती हैं, टैब्स है या न्यू लाइंस है। ये इसके ऊपर प्लस का साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आपके पास वाइट स्पेसेस उनमें से इनमें से लाजमी एक जो है एंटिटी होगी। ये लाइन जो है ये शो कर रही होती है कि और के लिए हम ये लाइन यूज करते हैं, ब्लैंक और टैब पॉसिबल है और न्यू लाइन पॉसिबल है। तो स्टूडेंट आपने थ्री ऑटोमेटा के अंदर ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह से लिखे जाते हैं इसके पहले से आपने पढ़ा होगा। तो जस्ट उन्हीं रेगुलर एक्सप्रेशंस को हम यूज कर रहे हैं, यानी कि वही मेथड है रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखने का। यहाँ तो प्लस लिख सकते हैं, यहाँ पे स्टैरिक, अगर प्लस है इट्स मीन के इनमें से लाजमी एक क्वांटिटी जो है वो लाजमी जो है वो यूज हो रही होगी। अगर स्टैरिक है तो उसमें मतलब वो नल स्ट्रिंग या बिल्कुल एम्प्टी भी वो चीज हो सकती है। तो वाइट स्पेसेस में लाजमी तो इनमें से कोई ना कोई जो ओके, अब ये वाइट स्पेसेस के बारे में बता रहा है कि वाइट स्पेसेस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टोकन्स इन दैट व्हेन वी रिकॉग्नाइज इट वी डू नॉट रिटर्न इट टू द पार्सर। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो आपका लेक्सिकल एनालाइजर है ये टोकन जनरेट कर रहा होता है, और जो पार्सर है वो रिक्वेस्ट भेज रहा होता है कि हमें जो है ये टोकन जो है वो रिटर्न करें। तो जो आपने याद रखना है कि ये जो वाइट स्पेसेस के टोकन्स हैं ये उसको टोकन्स जो जनरेट हो रहे हैं ये पार्सर को रिटर्न नहीं होते। बाकी जितने भी जो हैं आपके कीवर्ड्स के हैं, आइडेंटिफायर्स के हैं, ऑपरेटर्स वगैरह के हैं, ब्रैकेट्स वगैरह के हैं, वो सारे के सारे पार्सर को रिटर्न हो रहे हैं, लेकिन ये वाइट स्पेसेस के लिए टोकन्स रिटर्न नहीं होंगे, ठीक है। स्टार्ट द लेक्सिकल एनालिसिस फ्रॉम द कैरेक्टर दैट फॉलोज द वाइट स्पेसेस। तो आपका जो लेक्सिकल एनालाइजर है वो एनालिसिस जो स्टार्ट करता है वो कैरेक्टर से स्टार्ट कर रहा होता है। जी स्टूडेंट्स, तो ये वाइट स्पेसिस का हमने रेगुलर एक्सप्रेशन देख लिया, और ये हमने ये भी देख लिया कि रेगुलर वाइट स्पेसिस का रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ये पार्सर को रिटर्न नहीं होता। बाकी जो जितने भी जो अभी हमने रेगुलर एक्सप्रेशन देखे हैं ये सारे के सारे पार्सर को रिटर्न होंगे, ठीक है। अब कुछ टोकन्स वो अभी जो हमने अपने ऊपर ग्रामर बनाई थी इफ एल्स के लिहाज से, उसके टोकन्स क्या पॉसिबल हैं, उनके पैटर्न्स क्या होते हैं, और उनकी एट्रीब्यूट वैल्यूज आपके सिंबल टेबल में कैसे क्या स्टोर होंगी, उनको हम देखने लगे हैं। क्योंकि जब भी आपने कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज की स्टेटमेंट लिखनी है उसको आपने बेसिकली कन्वर्ट करना होता है कंपाइलर के थ्रू। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने उसके टोकन्स लिखने हैं, ठीक है। उसको टोकन्स को फिर आपने सिंबल टेबल्स में उनके एट्रीब्यूट वैल्यू के साथ सेव करना है। फिर उन टोकन्स जो हमने लिखने हैं वो रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करते हुए हमें लिखने हैं, और फिर उन टोकन को रिकॉग्नाइज जो हम करेंगे वो ट्रांजिशन डायग्राम के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो ये एक वे है टोकन्स को रिकॉग्नाइज करने का, पहले टोकन्स बनाना, फिर उन टोकन्स को ट्रांजिशन जो डायग्राम है उनके जरिए उसको वेरीफाई करना,
रिकॉग्नाइज करना कि ये टोकन्स हैं क्या। तो हम इन टोकन्स को देख लेते हैं कि लेक्साइम्स जो हैं, अगर आपके पास एनी वाइट स्पेसेस आता है तो उसके लिए कोई टोकन्स नहीं है, कोई एट्रीब्यूट वैल्यूज नहीं है। ठीक है, वाइट स्पेसेस आपको पता है कि न्यू लाइन जो मैंने आपको बताई थी। इफ लेक्साइम आपके पास, लेट्स सपोज कि आपके पास जैसे ही कंट्रोल आया, उसने आई और एफ को रीड किया, उसने देखा ये लेक्साइम इफ है, उसने इसका टोकन नेम इफ रखा, इसकी भी कोई एट्रीब्यूट वैल्यू नहीं है, ये रिजर्व वर्ड है तो इनकी कोई एट्रीब्यूट वैल्यू नहीं। देन है, ये भी रिजर्व वर्ड है, एल्स है, ये भी रिजर्व वर्ड है, एनी आईडी, आईडी से मतलब आइडेंटिफायर्स। ठीक है, तो उसका टोकन जो है, जितने भी जो वेरिएबल नेम आपने डिफाइन किए होंगे, जितने भी अपने फंक्शंस के नेम डिफाइन किए होंगे, वो सारे आपके आइडेंटिफायर्स हैं। तो उसके लिए जो आईडी है, उसके लिए जो आपके पास टोकन होगा वो आईडी होगा, और इसका एट्रीब्यूट वैल्यू होगी पॉइंटर टू द टेबल एंट्री, कि टेबल में उस जो भी आईडी पड़ा हुआ है उसकी एंट्री कौन सी है। नेक्स्ट, फिर आप एनी नंबर, तो कोई भी अगर नंबर आपको मिलता है, कोड आपने लिखा हुआ, उसके अंदर कोई भी नंबर मिलेगा, ठीक है, तो उसके लिए जो टोकन है वो नंबर का टोकन है। तो ये पॉइंटर में एट्रीब्यूट वैल्यू क्या होगी, पॉइंटर में जो उस पॉइंटर टू टेबल एंट्री, टेबल एंट्री बेसिकली हम ना कह रहे हैं सिंबल टेबल जो आपने बनाया है, जो आपने अरेंज किया, जिसके अंदर तमाम के तमाम टोकन हम सेव कर रहे होते हैं, तो उसकी एंट्रीज को हम नंबर्स से, वो उस एंट्री जो है वो उसे पॉइंटर से नोट करते हैं, वो पॉइंटर आपका एट्रीब्यूट वैल्यू कराएगा। आगे नेक्स्ट, अगर आपको ये जो सिंबल नजर आता है, लेक्साइम नजर आता है लेस देन का, तो ये इसे आप कहेंगे रिलेशनल ऑपरेटर है ये टोकन, और सम के लेस देन, इसकी एट्रीब्यूट वैल्यू जो हम टेबल में सेव करेंगे वो लेस देन के नाम से सेव करेंगे। और अगर ये लेस देन इक्वल टू है, ठीक है, तो ये भी रिलेशनल ऑपरेटर है, टोकन इसका रिलेशनल ऑपरेटर, लेकिन इसकी एट्रीब्यूट है वो है लेस देन इक्वल टू। ये है इक्वल है तो इसके लिए इक्वल की जो है वो एट्रीब्यूट वैल्यू होगी। ये जो ऑपरेटर है ये नॉट इक्वल का ऑपरेटर है, रिलेशन ऑपरेटर, तो इसके लिए नॉट इक्वल की। ये ग्रेटर देन का है तो ग्रेटर देन की जो है वो एट्रीब्यूट वैल्यू सेव कर रहे हैं। ये ग्रेटर देन इक्वल का है तो इसके लिए जो है ग्रेटर देन इक्वल के लिए। अब देख रहे हैं कि टोकन नेम सेम है, लेकिन उनकी एट्रीब्यूट वैल्यूज जो हमने सेव करेंगे सिंबल टेबल के, वो अकॉर्डिंगली जो भी आपके लेक्साइम्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हम सेव कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम टोकन्स, आपके पास जो भी लेक्साइम्स आते हैं, लेक्साइम्स मीन कि आपका जो स्कैनर है, लेक्सिकल एनालाइजर, वो रीड कर रहा है 1 बाय 1 कैरेक्टर स्ट्रीम, और उसको ये कैरेक्टर्स वहां पर मिलेंगे, तो उन लेक्साइम्स को वो टोकन जनरेट करेगा और उनकी एट्रीब्यूट वैल्यूज जो है ये सिंबल टेबल के अंदर सेव कर लेगा। अब मैंने आपको बताया था कि आपने जब ये टोकन जनरेट हो गए या लेक्साइम जनरेट हो गए, तो इनकी ट्रांजिशन डायग्राम के जरिए इनको जो है वो फिर अब आपने वेरीफाई करना है कि ये जो टोकन्स हैं ये बेसिकली है क्या। ठीक है, इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। तो ट्रांजिशन डायग्राम होती क्या है, ये ट्रांजिशन डायग्राम बेसिकली कलेक्शन ऑफ नोड्स और सर्कल्स हैं जिन्हें हम स्टेट्स का नाम देते हैं, वो और उनके दरम्यान में कुछ एजेस होंगे जो कि उनके दरम्यान में रिलेशन को बता रहे होंगे। तो ईच स्टेट रिप्रेजेंट अ कंडीशन, हर जो स्टेट है वो एक कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है, दैट कुड occur during the process of scanning the input looking for lexime that matches one of the several pattern। तो ये आपने देखना ये है कि जो स्टेट है वो आपकी कोई कंडीशन जो होगी, आपकी जो स्टेटमेंट आप हाई लेवल लैंग्वेज की लिख रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करती है। और एच जो है ये वन स्टेट से अदर स्टेट के दरम्यान में ट्रांजिशन के लिए एक लेबल सिंबल इसके ऊपर लिखा होता है, इनके एच के ऊपर हम एक लेबल सिंबल होता है, उस लेबल सिंबल को रीड करके हम नेक्स्ट स्टेट पर मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको ट्रांजिशन डायग्राम में कुछ आपको स्टेट्स नजर आ रहे होंगे, कुछ आपको एजेस नजर आ रहे होंगे, जिनके ऊपर कुछ आपको लेबल सिंबल नजर आ रहे होंगे, लेबल्ड एजेस होंगे जिनके ऊपर कुछ सिंबल लिखा होगा, उन इनपुट सिंबल को रीड करते हुए आप नेक्स्ट स्टेट पर मूव कर रहे होंगे। तो ट्रांजिशन डायग्राम स्टूडेंट्स ये डिटर्मिनिस्टिक्स होती हैं। डिटर्मिनिस्टिक मीन के आपके पास एक स्टेट से नेक्स्ट स्टेट पर मूव करने के लिए मोर देन वन एजेस नहीं आउट हो रहे होंगे। ठीक है, एक स्टेट से नेक्स्ट स्टेट, एक स्टेट से आपके पास मोर देन वन एजेस आउट नहीं हो रहे होंगे किसी एक सिंबल को रीड करते हुए। तो इसलिए ये इस ट्रांजिशन डायग्राम का हम नाम देते हैं डिटर्मिनिस्टिक डायग्राम जो है। तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा आपने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर भी पढ़ा होगा। तो ये वही डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा हम यहाँ पर टोकन्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज करेंगे। तो some important conventions about transition diagrams, one state is designed that start state, कि जब आपने ट्रांजिशन डायग्राम बनानी है ना, तो एक आपकी जो है वो स्टार्ट स्टेट जिसे आप इनिशियल स्टेट का नाम देंगे वो आपने बनानी। इट इज इंडिकेटेड बाय एन एज लेबल्ड स्टार्ट, तो उसको हम स्टार्ट से हम जो है वो लेबल्ड किया होता है। एंट्रिंग फ्रॉम
nowhere. The transition diagram always begin in the start state before the input symbols have been read. तो ये कह रहे हैं कि जब आपने इनपुट सिंबल्स को रीड करना, सबसे पहली जो आपकी डायग्राम ट्रांजिशन डायग्राम में स्टेट होगी वो आपकी ट्रांजिशन डायग्राम, उससे फिर बाकी आप सिंबल्स को वन बाय वन रीड करते हुए नेक्स्ट स्टेट जो है वो बनाएंगे और वहां पर आप मूव कर रहे होंगे। सर्टन स्टेट्स आर सेड टू बी एक्सेप्टिंग और फाइनल, कुछ स्टेट इसमें एक्सेप्टिंग और फाइनल स्टेट्स होंगे, ठीक है। और एक्सेप्टिंग स्टेट भी इंडिकेटेड बाय अ डबल सर्कल, और उसको हम डबल सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे ट्रांजिशन डायग्राम पे। जो भी आपकी एक्सेप्टिंग स्टेट है या फाइनल स्टेट है, उनको ट्रांजिशन डायग्राम में डबल सिंबल्स के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इफ देयर is an action to be taken, typically returning a token and an attribute value to the parser, we shall attach that action to the accepting state। कि जहां पर ऐसा होगा कि टोकन जो है वो आपने पार्सर को रिटर्न करना होगा, मीन कि आपने पूरा टोकन रिकॉग्नाइज कर लिया कि वाकई ये टोकन कोई वेरिएबल नेम है, ये कोई टोकन कोई नंबर है, ये टोकन कोई ऑपरेटर है, तो आपने उसको फिर पार्सर को आगे फॉरवर्ड कर देना होता है। तो जब आप पार्सर को फॉरवर्ड करते हैं तो वो आप एक्सेप्टिंग स्टेट से फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि एक इसकी स्टार्टिंग स्टेट है होती है ट्रांजिशन डायग्राम की, तो मोर देन वन जो है इसकी एक्सेप्टिंग स्टेट या फाइनल स्टेट होती हैं, और फाइनल स्टेट से ही आप जो है वो जब उसका पूरा एग्जाम वेरीफाई होता है कि वाकई ही ये जो टोकन है ये किस रेगुलर एक्सप्रेशन से बिलोंग कर रहा है, तो फिर आप उसको पार्सर को अगर इसका जो कंपाइलर का दूसरा फेस पार्सर है उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। In addition, if it is necessary to retract the forward pointer one position, the Lexines does not include the symbol that got us to the accepting state. Then we shall additionally place a static near the accepting state. तो कह रहा है कि अगर इस तरह से हो कि आपने जो है वो वापस पॉइंटर जो है वो वापस आपका किसी स्टेट से जो है वो वापस, यानी कि लेट्स सपोज कि आपने कंप्लीट लेक्साइन को स्टडी कर लिया, ट्रांजिशन डायग्राम से आप मूव कर गए और आपको वेरीफाई नहीं हुआ, ठीक है, लेक्साइन जो है, तो लेक्साइन डज नॉट इंक्लूड द सिंबल, तो फिर आपने क्या करना है, उसको वापस उसके ऊपर जो है वो स्टैटिक इंक्लूड करना है, उस स्टेट के ऊपर एक्सेप्टिंग स्टेट के ऊपर स्टैटिक इंक्लूड करना है। अब ये स्टूडेंट ये ट्रांजिशन डायग्राम आपके सामने मैं शो की है, तो इसको हम देख लेते हैं कि ये ट्रांजिशन डायग्राम किस तरह से बनाई। वही जो आपकी रिलेशनल ऑपरेटर की ट्रांजिशन डायग्राम है ये उसको शो कर रहा है कि स्टार्ट हमने किया, 0 से स्टार्ट किया, तो अगर सिंपल लेस देन है तो ये देखें यहाँ से फिर आप रिटर्न कर रहे हैं, लेस देन ऑपरेटर जो है वो पार्सर को रिटर्न कर रहे हैं, क्लियर है। इस तरह के यहाँ लिखने का मतलब ये है कि अभी और भी यहाँ पर फर्दर स्टेट पॉसिबल हैं, और भी पॉसिबल एक्सेप्टिंग स्टेट इससे फर्दर मूव होंगी। तो फिर नेक्स्ट अगर लेस देन इक्वल टू आता है, यानी कि लेस देन का सिंबल एग्जाम में आपने रीड किया, फिर आप नेक्स्ट स्टेट पर अगर इक्वल आपको मिला, आप नेक्स्ट स्टेट पर गए और यहाँ पर आपने एक्सेप्ट किया कि लेस देन और इक्वल, तो आप रिटर्न कर देंगे पार्सर को रिलेशनल ऑपरेटर टोकन और साथ में उसका एट्रीब्यूट लेस देन। और अगर ये दोनों सिंबल्स लेस देन और ये जो ग्रेटर देन दोनों कंबाइन मिले तो रिटर्न आपने कर देना है कि नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर जो है ये पार्सर को रिटर्न करेंगे। अगर आपने ये तो था कि लेस देन और उसके बाद ये पॉसिबिलिटीज हैं, इक्वल के बाद हम देखें कि इक्वल जो है तो आप रिटर्न कर देंगे सिंपल ये इक्वल का ऑपरेटर है। ग्रेटर देन के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इक्वल आ सकता है, ग्रेटर देन के बाद अगर इक्वल आता है तो रिटर्न कर दें कि ये जो ऑपरेटर है ये ग्रेटर देन का ऑपरेटर है। तो ग्रेटर देन के बाद अगर कोई और वैल्यूज आ जाती हैं तो रिटर्न कर दें कि ये ग्रेटर देन है, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर ग्रेटर देन के बाद अगर कोई और लेक्साइन्स वगैरह आ रहा है तो आप स्टैटिक यहाँ पर लिख लें कि और वैल्यूज अगर आ रही हैं तो आप रिटर्न करेंगे ये ग्रेटर देन का ऑपरेटर आपको मिले। तो ये ट्रांजिशन डायग्राम स्टूडेंट्स एक रिलेशनल जो ऑपरेटर होता है उसकी बनाई गई है, कंप्लीट ऑल पॉसिबल जो स्टेट्स हैं वो उनको, और जो टोकन्स रिटर्न होने हैं पार्सर्स को उनको शो किया गया।